हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ग्रुप डी का सीरीज चला रहे हैं और हम लोग इस सीरीज में क्या करते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि किन-किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा नाम है सूरज और मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के पेपर में जो रीजनिंग का क्वेश्चंस होता है उसे डिस्कस करता हूँ कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर हुआ था आपका 12 नवंबर 2018 को और जो हमारा शिफ्ट था वो शिफ्ट 3। तो आज हम लोग इस वीडियो में 12 नवंबर 2018 शिफ्ट 3 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस थे, किन-किन टॉपिक से पूछे गए थे और हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में था। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का जैसे कि क्वेश्चंस है, यहाँ पे किया हुआ है कि कुछ अल्फाबेट को नंबर से कोड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि JINX को 5862 से कोड किया हुआ है। ZEBU को कोड किया हुआ है 4371 से, FUZE को कोड किया हुआ है 9143 से, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर जून? तो हमें जून का बताना है कोड सेम एज़ इट इज़ जो क्वेश्चंस में हमें मेंशन्ड है उसे ही यूज़ करते हुए। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो अगर आप पहले अगर इस तरह से 3-4 वर्ड के अगर कोड नंबर फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप क्या करो ना पहले यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड है जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर आप ई की बात करो तो ई यहाँ पे भी है एंड ई यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ई को 3 से कोड किया हुआ है एंड यहाँ पे भी। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी सामने नंबर आ रहा है वो उसी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो इसी को अगर हम लोग यूज़ करते हुए चले तो अगर हम लोग यूज़ करें जैसे JUN का कोड बताना है तो हम लोग अगर क्वेश्चंस को देखते हुए चले तो J को यहाँ पे कोड किया हुआ है 5 से तो यहाँ पे क्या होगा 5। U को अगर आप देखो तो U को आप देखोगे तो 1 से, यहाँ पे भी आप देखोगे तो U का 1 से ही है। इट मीन्स कि U का कोड 1 होगा। N को अगर यहाँ पे देखा जाए तो N को दिया हुआ है 6 से, तो यहाँ पे 6 आएगा और E का हमने देखा था 3। तो इस तरह से जून का जो कोड हो जाएगा 5163। अब आप ऑप्शन में देख लो, तो ऑप्शन सी जो हमारा 5163 है, प्रेज़ेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5163 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पेपर में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन वो क्वेश्चन था कि चूज़ द एप्रोप्रिएट सिंबल टू फिल द ब्लैंक्स सीक्वेंसली। यहाँ पे क्या है कि आपको नंबर दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है और इक्वल टू 16 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो ऑप्शन में सिंबल्स दिए हुए हैं, इन्हें यहाँ पे पुट करना है एंड देखना है कि किससे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है, वैल्यू है 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहला है कि हम लोग हर एक ऑप्शंस के सिंबल को डालते जाएँ ब्लैंक के स्पेस में एंड कैलकुलेट करें, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9 और 3 है। 9 एंड 9 जो है 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि अगर यहाँ डिवाइड आएगा, तो ये डिवाइड होके डेफिनिटली 3 आपको देगा एंड ये एक 16 के नियर बाय आने के चांसेस है। इस तरह से आप मतलब थोड़ा-सा तुक्का लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देख लो कि सेकंड जो वैल्यू है हमारा डिवाइड कहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो डिवाइड प्रेज़ेंट है। तो इस सिंबल को अगर हम लोग यहाँ ब्लैंक स्पेस की जगह डालते हैं तो क्या होगा 4 into 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन प्लस। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3। इट मीन्स 4 into 3 प्लस 4, 12 प्लस 4 मीन्स कि हमारा 16। इट मीन्स कि 16 का जो हमारा ऑप्शन सी था उसका सिंबल पुट करने के बाद हमारा आंसर जो है 16 आ रहा है। तो इस तरह से क्या किया कि मैंने यहाँ पे देखा कि 9 और 3 जो है डिविजिबल है। इट मीन्स कि डिविजिबल है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा। इससे हमने देखा कि ऑप्शन सी में जो है सेकंड वैल्यू सिंबल जो हमारा डिवाइड है, तो हमने डायरेक्टली क्या किया यहाँ पे इसे पुट कर लिया और हमने देखा कि 16 आ रहा है या नहीं है। अगर यहाँ नहीं आता तो फिर हम अदर ऑप्शंस को वन बाय वन क्या करते कि वहाँ पुट करते जाते ब्लैंक स्पेस की जगह एंड कैलकुलेट करते कि कौन-सा हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है? तो या ये दोनों आप ऑप्शन कर सकते हो, आइदर आप सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे सिंबल्स को पुट करते हुए जाओ एंड देखो कि कौन-सा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज़ आप थोड़ा-सा नंबर को देख लो कि किस नंबर को आप किस तरह से क्या सिंबल आ सकता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आने के चांसेस है। ठीक है, ये 2 है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको पता चलते जाएगा।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस पेपर में था। अगला क्वेश्चन जो इस पेपर में था, क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज गिवन है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सभी नंबर को पहले वन बाय वन देखते हैं। तो अगर हर एक नंबर में आप देखोगे तो 2 पार्ट है, पहला पार्ट जो नंबर है, दूसरा जो है अल्फ़ाबेट है। तो अगर मैं सिर्फ़ नंबर की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 20 है, 22 हो गया मतलब +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। इट मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट आएगा डेफ़िनिटली +2 के बाद मतलब 28 आएगा। हमने 28 देखा, ऑप्शन सिर्फ सी में 28 प्रेज़ेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं 28 सी जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज़ अगर इस ऑप्शन में 28 और भी प्रेज़ेंट होता है स्टार्टिंग में, तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेट्स को भी देखते हैं। अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको कम टाइम में बनाना है, तो आपको पोज़िशनल वैल्यू जो अल्फ़ाबेट के हैं, वो पता होना चाहिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट में पी का जो पोज़ीशन वैल्यू है, वो होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12 और जे का होता है 10। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये -2 हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो हमारा अगला आएगा -2 के बाद मतलब 8, जो 8 पोज़ीशन वैल्यू है डेफ़िनिटली एच, ये हमारा आ जाता है। तो अगर 28 और 2 ऑप्शन में होता या और एक प्रेज़ेंट होता 28, तो हम लोग इस चीज़ को अल्फ़ाबेट के भी सीरीज़ को कंसीडर करते हैं और हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ एक सिर्फ़ 28 होने की वज़ह से हम लोग डायरेक्टली सिर्फ़ नंबर को भी देख के हम लोग ऑप्शन सी मार्क कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह एग्ज़ाम में हमें थोड़ा टाइम बचाना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जब सेम ऑप्शन नहीं है जहाँ पे 28 आपको 2 बार देखने को मिल रहा है, तो आप क्यों फिर अल्फ़ाबेट में अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को आप अदर क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो इस पेपर में जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जितने भी फिगर या अगर कुछ जो भी डेटा आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, उनमें से आपको देखना होता है कि सिमिलैरिटीज़ क्या होगा ना, 4 अगर फिगर है तो 3 सिमिलर होंगे, 1 जो होगा आपको एकदम अलग होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हर एक फिगर को आप देखोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मतलब फिगर ए में 2 लाइन आपको पैरेलली दिख रहा है, बी में भी पैरेलल दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, बट डी में क्या हो रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप यही चीज़ें जो हैं इस जो फिगर डी है इसे सबसे अलग कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलली नहीं है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक-दूसरे को। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फिगर डी जो कि ऑप्शन डी में प्रेज़ेंट है। ठीक है। और मैंने हमेशा बोला है कि आप जो भी ऑप्शन मार्क करो वो आप देख लिया करो करेक्टली कि आप जिन जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है वही आप मार्क कर रहे हो। अदरवाइज़ आंसर कैलकुलेट करने के बाद भी अगर आप रॉन्ग मार्क करते हो तो वो फिर आपको नेगेटिव ही देगा और कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि select the option which is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि आपको जिस तरह से पढ़ते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आप अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन में ही आपको चीज़ें मेंशन्ड होता है कि करना क्या है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, तो आप जो अदर लैंग्वेजेज़ प्रेज़ेंट होते हैं ना, जैसे कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या अगर आप लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आप उसमें स्विच करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लिया करो। ठीक है? मल्टी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है, तो इसका बेनिफिट लिया करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेकंड वर्ड और फर्स्ट वर्ड में जिस तरह से रिलेशन है ना, हमें एज़ इट इज़ थर्ड एंड फोर्थ में फाइंड आउट करना है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, ये हमारा सेकंड वर्ड है, ये हमारा थर्ड है और डेफ़िनिटली यहाँ जो आएगा ये हमारा फोर्थ आएगा। तो क्वेश्चन में यही बोलने का कोशिश कर रहा है कि जो हमारा एज़ इट इज़ सेकंड एंड फर्स्ट वर्ड जिस तरह से रिलेटेड है, उसी तरह हमें थर्ड एंड फोर्थ में भी रिलेशन फाइंड आउट करके ऑप्शन में देखना है कौन-सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कि तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्नैक दिया हुआ है और क्राउलिंग दिया हुआ है। तो अगर आपको इनका मतलब पता है ना, तो जैसे क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना। अब जैसे आपको पता है कि जो साँप होता है, जो स्नेक होता है, वो रेंगता है, ठीक है? इट मीन्स कि अगर स्नेक को वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो उसे रेंगना पड़ता है। इट मीन्स कि ये मूवमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसी तरह हम लोगों को यहाँ पे अब थर्ड वर्ड हम लोग देखते हैं हनी बी मतलब मधुमक्खी इसे बोलते हैं हिंदी में।
तो अगर मधुमक्खी को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डेफिनेटली वो कैसे जाता है आपको भी पता है कि वो उड़ता है मतलब फ्लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि सारे ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी में फ्लाइंग प्रेजेंट है। तो यही एक ऑप्शन है जो कि मधुमक्खी के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप अगर अदर ऑप्शंस को भी पढ़ोगे तो आपको जो है ना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा कि नहीं कौन-सा करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा मीनिंग पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर है, आपका हो जाता है ऑप्शन डी जो फ्लाइंग है, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है एफ से, हॉकी एच, बास्केटबॉल बी। इन अ क्लास। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग एफ एंड एच बट नॉट प्लेइंग बी। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है। किनके-किनके बीच में रिलेशन है? फुटबॉल जिसे एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है मतलब ये एफ फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉकी एच मतलब ये हॉकी। बास्केटबॉल बी इट मीन्स कि ये। ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्लाइंग एफ एंड एच। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताना है जो एफ और एच मतलब फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हो बट जो है बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब बास्केटबॉल से हमें नहीं कन जो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जो कि बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। इट मीन्स कि जो बास्केटबॉल को सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जितने भी नंबर है डेफिनेटली वो तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा उन स्टूडेंट को। ठीक है। अब ये अगर पार्ट हमारा खत्म हो जाता है, हमारा कौन सा पार्ट बचता है? ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। ठीक है। ये फाइंड आउट हमने कर लिया। भाई अब हमें क्या करना है कि इन 3 नंबर में ही बताना है कि क्या हो सकता है आंसर। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ 9 की, तो 9 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 वैसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ़ फुटबॉल खेल रहे हैं। 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हॉकी खेल रहे हैं। और यहाँ ये जो 12 आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ये वाला पार्ट, ठीक है? ये जो पार्ट है। तो इसमें क्या है? 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 12th हो जाएगा। 12 कहाँ प्रेज़ेंट है? ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सॉल्व करना है। जब हमें बास्केटबॉल कंसीडर ही नहीं करना है, तो आप देख लो कि कौन-कौन से जो पार्ट है बास्केटबॉल का वो नहीं आएगा। हमने देखा ये पार्ट है ही नहीं। फिर हमें क्या देखना है? इन 3 नंबर में 1, 2, 3 और उसके बाद भी हमने देखा तो क्या हुआ? 9 तो भाई सिर्फ़ फुटबॉल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। 12 तो सिर्फ़ हॉकी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। बचा क्या? 12 जो कि फुटबॉल एंड हॉकी है। तो हमारा करेक्ट आंसर 12 जो कि ऑप्शन सी में प्रेज़ेंट है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट द कंक्लूजन दैट लॉजिकली फॉलोज द स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है सिलॉग का क्वेश्चन है। इसे अगर बनाना है ना आपको तो वेन डायग्राम जो हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था ना, ये जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इस तरह के डायग्राम अगर इन तरह के इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग यूज़ करें ना तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है सॉल्व करने में। तो जैसे कि अगर मैं हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हुए डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह का डायग्राम बनेगा? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नो मंकीज़ एट। इट मीन्स कि जो ये अगर सर्किल है जस्ट सपोज़, ठीक है? ये मंकी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये हमारा पार्ट है ए, ठीक है? इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या बोल रहा है? ऑल एप्स आर ह्यूमन मतलब जो ये जो पार्ट है एप्स, ये सारे ह्यूमन है मतलब अगर ह्यूमन का अगर हम लोग सर्किल बनाएँ, तो ऑल एप्स आर ह्यूमन्स, ठीक है? तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट को हेल्प से हमने ये डायग्राम बना लिया। सारे स्टेटमेंट को। अब क्या है हमारा डायग्राम बन गया। अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है? नो मंकी इज़ ह्यूमन। बोल रहा है कि कोई भी मंकी ह्यूमन नहीं है, ठीक है? अब क्या हमने स्टेटमेंट पढ़ा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट तो कहीं पे भी मंकी और ह्यूमन के बीच का रिलेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ठीक है? मंकी और एप के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। अगर इस देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना वेन डायग्राम बना रहे हैं तो यही वेन डायग्राम इकलौता करेक्ट वेन वेन डायग्राम है, ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है?
बहुत सारे लोग दूसरे वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। दूसरे के मीन्स के कैसे? आप देखो मंकी और जो हमारा क्या था एप, इनके बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है? ये थोड़ा हटाओ, ये है हमारा एप। बट क्या बोल रहा है ऑल एप्स आर ह्यूमन, अगर मैं जैसे ह्यूमन को अगर ऐसे बना दूँ, ठीक है? ये ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो भी हमारा ये वेन डायग्राम करेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम करेक्टली है। ह्यूमन मंकी के अंदर हो सकता है बट क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या है एक वेन डायग्राम ऐसे बना लेना है जिससे कि हम लोग आंसर मार्क कर पाएँ। तो हमने जैसे कि ये बनाया, इसके हेल्प से बताते हैं। तो नो मंकी इज़ ह्यूमन, इनके बीच का तो कोई रिलेशन स्टेटमेंट में मेंशन्ड ही नहीं है। तो जब स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है, तो मल्टीपल डायग्राम पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है। तो क्लियरली हम नहीं बोल सकते कि ये कंक्लूजन जो है सही हो जाएगा। तो इसलिए ये कर इनकरेक्ट है। अब क्या बोल रहा है सम ह्यूमन्स आर एप्स, ठीक है? डेफिनिटली जब ऑल एप्स जो है ह्यूमन के अंदर है, तो ये पार्ट जो है ये भी तो ह्यूमन के ही अंदर है। तो जब सम ह्यूमन्स आर एप्स, ये ह्यूमन है, एप्स है, इट मीन्स कि ये जो कंक्लूजन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा जो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो जो ऑप्शन डी में प्रेजेंट है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? अगर स्टेटमेंट में क्लियरली नहीं मेंशन्ड है चीजें, तो हम लोग उसे क्या करेंगे ना इनकरेक्ट ही मान के चलते हैं। क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए तभी वो कंक्लूजन सही माना जाएगा, अदरवाइज वो रॉन्ग ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट व्हिच ऑफ द गिवन assumption आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है, 2 assumption गिवन है। हमें क्या करना है स्टेटमेंट पढ़ना है कौन से, फिर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें assumptions को पढ़ना है। कौन सा assumption जो है करेक्टली फॉलो कर रहा है हमारे गिवन स्टेटमेंट के फेवर में है, वो हमें फाइंड आउट करना, वही आंसर होता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द टीचर सेड दैट स्टूडेंट एक्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास है, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल है प्रेजेंट, उसमें क्या है एक स्टूडेंट है एक्स। टीचर ने क्या बोला कि जो स्टूडेंट एक्स है ना वो सबसे इंटेलिजेंट है, ठीक है? अब जब वो इंटेलिजेंट रिप्रेजेंट कर रही है टीचर या कर रहा है जो भी है, तो वो डेफिनेटली उस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, उन्हीं में से किसी मतलब उनके बीच में ही कंपैरिज़न करके बोल रहा है कि नहीं इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, उन सभी से जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो है स्टूडेंट एक्स। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, हमारा assumption पढ़ते हैं क्या बोल रहा है assumption। assumption 1 क्या बोल रहा है कि द टीचर फील्स दैट द अदर स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, हमने पहला assumption पढ़ा। पहले दूसरा assumption पढ़ लेते हैं। द टीचर सीज स्टूडेंट एक्स एज अ फ्यूचर टीचर। हमने दोनों assumption पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से फेवर में है स्टेटमेंट में, किस assumption को हम लोग करेक्ट मानेंगे हमारे गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो पहला assumption क्या बोल रहा है कि द टीचर फील्स दैट द अदर स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है? स्टूडेंट जो टीचर है उसने बोल दिया स्टूडेंट एक्स को सब मोस्ट इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या इससे ये चीजें पता चल रहा है कि जो बाकी स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं पता चल रहा है। ठीक है, मतलब कंपैरिज़न हो रहा है जहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जब सपोज़ कि 30 स्टूडेंट है, उसमें से 1 स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा तेज़ है। इट मीन्स से ये तो नहीं पता चल रहा ना कि जो 29 स्टूडेंट और बच गए हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है। डेफ़िनिटली अगर उन 29 के बीच में फिर कंपैरिज़न होगा तो फिर उसमें से भी कोई एक अच्छा स्टूडेंट होगा। तो इट मीन्स कि जो हमारा assumption 1 है ना, वो तो फ़ॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो assumption 1 हो जाएगा रॉन्ग। assumption 2 क्या बोल रहा है कि द टीचर सीज स्टूडेंट एक्स एज द फ्यूचर टीचर। अब क्या आप बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट ठीक है इंटेलिजेंट है, तो वो एज अ प्रोफेशन एज अ कैरियर टीचर ही चुनेगा, इसकी क्या गारंटी है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? कहीं चीजें मेंशन्ड है कि वो ठीक है स्टूडेंट एक्स मोस्ट इंटेलिजेंट है बट फ्यूचर में ये अपना जो कैरियर पाथ है वो एज अ टीचर ही लेने वाला है। नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं है। वो एज़ अ कुछ भी प्रोफ़ेशन कर सकता है, कुछ भी एज़ अ करियर पाथ सेलेक्ट कर सकता है। इट मीन्स कि स्टेटमेंट में तो ये चीज़ें भी क्लियर नहीं है। इट मीन्स कि ये assumption भी तो हो गया रॉन्ग।
अब जब दोनों रॉन्ग तो इट मीन्स नीदर वन नॉर टू इज इम्प्लिसिट, इट मीन्स कि ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आया होगा। करते क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं स्टेटमेंट को क्या बोलना चाह रहा है, फिर एजम्पशन पढ़ते हैं, कौन फॉलो कर रहा है, कौन उसके फेवर में है। ऐसा नहीं है कि उससे चीज़ें हमें एज्यूम नहीं करना है, एजम्पशन है, ठीक है। स्टेटमेंट में चीज़ें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब मोस्ट इंटेलिजेंट है, इट मीन्स कि अदर स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, ये चीज़ें तो नहीं हम लोग कह सकते। तो इससे एजम्पशन 1 गलत हो गया। स्टूडेंट एक्स मोस्ट इंटेलिजेंट है बट टीचर एज अ कैरियर पाथ लेगा नहीं लेगा ये भी नहीं चीज़ें पता है, तो एजम्पशन 2 भी रॉन्ग हो गया। तो दोनों एजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिस्टर एक्स रन्स मैराथन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, करेक्टली बनाना बहुत जरूरी है, राइट लेफ्ट बोलता है वो मार्क करना बहुत जरूरी है करेक्टली, अदरवाइज क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो चलते हैं बनाते हैं डायग्राम, फिर आंसर देते हैं क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए हमने बना लिया। क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट ए है। ही रन्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब पॉइंट ए से जा रहा है 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस जहाँ पे चीजें मेंशनड हो ना वहाँ पे आप डिस्टेंस मार्क किया करो, और डिस्टेंस का भी थोड़ा ध्यान रखो कि कौन सा जो साइड है कौन लंबा जाएगा, कौन सा हमें शॉर्ट रखना है, वो चीजें भी थोड़ा डिस्टेंस के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि बोल रहा है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जाके क्या कर रहा है भाई, रीच कर रहा है पॉइंट बी में, ठीक है। आप देखो एंड रीचेस पॉइंट बी, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट हो गया बी। फिर क्या बोल रहा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में भी फेस कर रहा है, ठीक है। बोल क्या रहा है, देन ही टर्न्स राइट। अब अगर आपको दिक्कत होता है ना, आप एज्यूम करो कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, तो आपका कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा। यहाँ से इसने क्या किया, राइट लिया। राइट लेने के बाद क्या करता है, 6 किलोमीटर जाता है एंड देन पॉइंट सी पे रीच करता है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड रन्स 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, ठीक है। यहाँ से फिर राइट लिया और 8 किलोमीटर फिर आएगा। अब हमने देखा था ये 5 है तो डेफिनेटली 3 किलोमीटर और आगे आएगा, तो ये जो पार्ट है ये हमारा थोड़ा बड़ा ही होगा, इट मीन्स ये पूरा आपको 8 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होगा पॉइंट डी। यहाँ तक ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, ये होगा 3 किलोमीटर, ठीक है। यही चीजें मैं बोल रहा था, डिस्टेंस यहाँ पे हो तो थोड़ा सा वो जो साइड हम लोग जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना वो छोटा होगा लंबा होगा, मतलब वो चीजें थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गया, देन ही टर्न्स राइट 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, डी पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या करता है, बोल रहा है कि देन ही टर्न राइट एंड रन 10 किलोमीटर टू रीच एट पॉइंट ई, ठीक है। पॉइंट डी से फिर इसने क्या किया, राइट ले लिया। अब राइट लिया तो 10 किलोमीटर आया, 10 किलोमीटर आने के बाद आ गया क्या पॉइंट ई पे, ये क्या है हमारा 10 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, देन ही टर्न राइट एंड रन 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट, ठीक है। 3 किलोमीटर यहाँ तक था, 3 किलोमीटर कहीं इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 6 किलोमीटर जा रहा है, तो ये हमारा 6 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कहाँ पहुंच रहा, पॉइंट एफ पे, ठीक है। ये ड्रॉ अगर मान लो तो ये आपको 3 है, यहाँ ऊपर आपका 2 किलोमीटर, पॉइंट एफ पे आ गए। फिर क्या बोल रहा है, देन टेक अ राइट टर्न एंड रन 1 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जी, ठीक है। यहाँ तक ये आपका 1 किलोमीटर होगा, ये 4 होगा। यहाँ से इसने फिर राइट लिया, ये मान लो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट जी पे आ रहा है, ये 1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आगे पॉइंट जी पे, देन टेक अ राइट टर्न एंड रन फॉर 3 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट एच, फिर से राइट टर्न। अब हमने देखा ये पार्ट 3 किलोमीटर है, ठीक है। इट मीन्स कि ये यहाँ से जब आएगा तो ये जो पॉइंट है ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करेगा एंड ये पॉइंट एच को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 किलोमीटर हो, ठीक है। हमने बना लिया डायग्राम। अब क्या बोल रहा है कि इफ मिस्टर एक्स टेक्स अ राइट टर्न
फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब एक्स जो है पॉइंट सी पे है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन विल ही फेस एट पॉइंट जी। ठीक है, अब अगर पॉइंट एक्स पे जैसे ये बंदा है, ठीक है, अब ये अगर राइट लेता है, जस्ट सपोज राइट लिया, इधर आया, इस लाइन पे कहीं पे भी डिस्टेंस जब मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि इसी लाइन पे ये कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जब वो राइट लेता है तो पॉइंट जी हमारा ये है, पॉइंट सी से जो बंदा एक्स राइट टर्न लिया था, जस्ट सपोज कि वो कहीं इधर है, तो बोल क्या रहा है कि एक्स जो पॉइंट है, पॉइंट जी से किस डायरेक्शन में है। तो अगर आप देखोगे तो जी इधर है, एक्स इधर है, तो जी से एक्स किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमारा जो है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने कर लिया ईस्ट। तो जो हमारा ऑप्शन बी में प्रेजेंट है ईस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, तो क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़ो, कहाँ राइट टर्न है लेफ्ट टर्न है, क्योंकि कभी कभी नीट टर्न में मिस हो जाएगा तो आपका जो फिगर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द आंसर फिगर सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज रिलेटेड टू द फिगर सी इन विच इन द सेम वे एज द फिगर बी गिवन इन द क्वेश्चन फिगर इज रिलेटेड टू द फिगर ए। मतलब क्या बोल रहा है, ए और बी जिस तरह से रिलेटेड है, हमें सी और डी में ही पाना, वो रिलेशन फाइंड आउट करना है, और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ए और बी को पहले देख लेते हैं। ए और बी में क्या था, ए था सिर्फ सर्किल, बी में क्या था कि आप देखो तो एक, दो, तीन, चार, चार लाइन ड्रॉ कर दिया गया है इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब यही सेम चीज हमने क्या करना है, ये हमारे पास मान लो अब ये स्क्वायर है, तो आप लाइन ड्रॉ कर लो, एक, दो, तीन, चार। तो इट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन फिगर की जगह पे आएगा, जो हमारा आंसर फिगर वन है, सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिस तरह ए और बी के बीच में रिलेटेड था, उसी तरह सी और डी के बीच में रिलेशन फॉर्म हो जाएगा विथ आंसर फिगर वन। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और आंसर फिगर वन जो है ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन देखोगे, फिगर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें हो रहा है, वही सेम इम्प्लीमेंट करो इनके बीच में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारा 11th क्वेश्चन है कैलेंडर से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डे ऑन 25 जनवरी 1950 विल बी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज पता होना चाहिए, तभी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करूं, तो जो एवरी 100 ईयर्स, जो सेंचुरी ईयर्स में होता है, एवरी 100 ईयर्स में जो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज होता है, वो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 5। 200 साल में 200 ईयर्स में आपको नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 3। 300 ईयर्स में आपको जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो होता है 1। एंड 400 ईयर्स में जो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो होता है 0। यही अगर मैं बात करूँ, तो अगर नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में आपको नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1। ठीक है, और लीप ईयर में आपको जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो होता है 2। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ईज़िली बना सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि 25 जनवरी 1950 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 49 ईयर्स। तो 49 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 1950 जो हमारा ये साल है, ये स्टार्ट ही हुआ था, और इसके 25 दिन हुए थे जनवरी मंथ का। तो हम लोग इसे 1900 ईयर्स प्लस 49 ईयर्स प्लस 25 डेज लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर मैं 1900 ईयर्स की बात करूं, तो 1900 को हम लोग 1600 ईयर प्लस 300 ईयर्स लिख सकते हैं, और 1600 को भी हम लोग 400 इंटू 4 प्लस 300 ईयर्स लिख सकते हैं। हमें पता है 400 में 0 ऑड डेज होता है, इट मीन्स कि ये 0 होगा। 300 में हमें पता है 1 होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, हमारा आएगा 1 ऑड डेज। ठीक है, तो इट मीन्स कि 1900 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा वो होगा 1। ठीक है, अब इसी तरह एज इट इज हमें क्या करना है, 49 ईयर्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1900 प्लस 49 ईयर्स प्लस 25 डेज। हमने क्या किया, 1900 ईयर्स में फाइंड आउट कर लिया कितना नंबर ऑफ ऑड डेज है, 1 ऑड डेज। ठीक है, अब 49 ईयर्स में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 49 ईयर्स को हम लोग अगर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में ब्रेक करें, तो आपका 12 लीप ईयर, ठीक है, प्लस 37 नॉर्मल ईयर आएगा।
ठीक है। अब हमें पता है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज़ होता है, इट मीन्स कि 12 इंटू 2, और नॉर्मल ईयर में 1 होता है 37 प्लस 1। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 24 प्लस 37। अगर मैं बात करूँ हर एक को 7 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज़ आपको आ जाएगा, कितना आएगा 3। यहाँ अगर 7 से करोगे तो यहाँ आएगा 2, इट मीन्स कि 5 ऑड डेज़। ठीक है। 49 ईयर्स में आपको कितना ऑड डेज़ मिला? 5। अब 25 डेज़ में अगर आप बात करोगे तो 25 डेज़ को 7 से डिवाइड करो, आपको कितना आएगा? 4 ऑड डेज़। ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज़ कितना आ गया? 9, 10 ऑड डेज़। ठीक है। 10 को डिवाइड करो 7 से, आएगा कितना? 3। हमारा फाइनल क्या आया? 3। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मंडे को 1 से, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से एज इट इज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्यूसडे 3 हमारा फाइनल क्या आया था? 3। वेडनेसडे 3 रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स कि हमारा जो 25 जनवरी 1950 होगा वो वेडनेसडे होगा, जो ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किस साल में, नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में, सेंचुरी ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो मैंने बता दिया। उसके हेल्प से आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि एक्स जो है वो ब्रदर है वाई का। ठीक है। वी इज द मदर ऑफ वाई। ठीक है। वी मदर है, इट मीन्स कि अगर वी वाई की मदर है तो एक्स की भी मदर होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? एम इज द सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड, मतलब वी का जो हस्बैंड है ना, ये हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी सिस्टर है एम। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एन इज द ब्रदर ऑफ वी, मतलब इसका एन जो है भाई है वी का। ठीक है। ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। फिर क्या बोल रहा है? यू इज द हस्बैंड ऑफ वी, मतलब यहाँ पे हस्बैंड का भी बता दिया, ये यू है। अब क्या बोल रहा है? देन द डॉटर ऑफ एम, मतलब इस एम की जो डॉटर होगी उसका रिलेशन वी के साथ क्या है। अब जब ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, अब वी यू की हस्बैंड है, इट मीन्स कि अगर वी का हस्बैंड यू है, यू की सिस्टर एम है, तो एम की जो डॉटर है वी के साथ क्या रिलेशन बनाएगी? डेफिनेटली नीस का, जो हमारे ऑप्शन सी में है, भतीजी भांजी कुछ भी होगी। सिस्टर इन लॉ तो होगी नहीं, सिस्टर होगी नहीं, कजन होगी नहीं, तो ऑप्शन सी जो हमारा नीस है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें जो 4 फिगर दिया हुआ है इसमें जो सबसे अलग है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है? डी को 4 से रिप्रेजेंट किया, इट मीन्स कि अगर आप पोजिशनल वैल्यू अगर आपको पता होगा तो डी का पोजिशन वैल्यू 4 ही होता है, यू का पोजिशन वैल्यू 21 होता है, एक्स का पोजिशन वैल्यू 24 ही होता है, एम का लेकिन पोजिशन वैल्यू एक्चुअली बेसिकली अल्फाबेट में 13 होता है, बट यहाँ 10 दिया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एम है, फिगर डी जो सबसे अलग है, क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन वैल्यू जो है रॉन्ग दिया हुआ है। इसका ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या करते हैं हम लोग। पहले एक फिगर के आप एक हिसाब से देख लो कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक फिगर के हेल्प से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। अब देख लो कि दो फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। दो फिगर के अगर हेल्प से आप देखोगे तो कितना ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। आप देखो कि ये एक, ये दो, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, ये पार्ट 5। ठीक है। अब एक और ट्रायंगल है, उसे अगर मैं दिखाऊं तो ये पार्ट को आप देखो, ये जो है दो फिगर के हेल्प से एक ट्रायंगल बन रहा है, इट मीन्स कि कितना हो गया? आपको 6 ट्रायंगल मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि तीन फिगर के हेल्प से बताते हैं कि कितना ट्रायंगल बनेगा। तो तीन फिगर से हेल्प से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो कितना ट्रायंगल बन सकता है। तो ये पार्ट तो ये है जिसमें कि तीन फिगर है और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। दूसरे की मैं अगर मैं बात करूँ तो आप इस पार्ट को देखो, तीन फिगर के हेल्प से दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, इट मीन्स कि तीन ट्रायंगल के हेल्प से दो ट्रायंगल बन रहा है। अब आप देख लो फोर फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। फोर फिगर की मैं बात करूं तो फोर फिगर से अगर हम लोग पहला ट्रायंगल फाइंड आउट करें, 1 2 3 4, ये एक ट्रायंगल बन रहा है।
दूसरे की मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और एक बात करूँ 1, 2, 3, 4 ठीक है? ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है? आप देखो। इट मीन्स कि कितना ट्रायंगल मिला? 3। 5 फिगर से आप देखोगे तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। फिर 6 फिगर से आपको मिलेगा जो हमारा मेजर ट्रायंगल है ये। ठीक है? अब क्या करो सभी को ऐड कर दो, ये आपका आएगा 23। इट मीन्स कि इस डायग्राम में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 23 बन रहा है, जो ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग आर्गुमेंट दैट स्टेट विच ऑफ द आर्गुमेंट आर स्ट्रॉन्गर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया हुआ है, हमें क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़ना है, कौन सा आर्गुमेंट उस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, उसके फेवर में होगा, वो हमें फाइंड आउट करना, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है? शुड रूरल वुमेन बी गिवन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या रूरल वुमेन मतलब गांव की महिलाओं को फ्री एजुकेशन मतलब कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहिए। डेफिनेटली दो आर्गुमेंट आया हुआ है, एक यस में है, एक नो में है। अब हम लोग इसके जो यस के फेवर में है, क्या कंडीशन दे रहे हैं, वो हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है? आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? आर्गुमेंट क्या बोल रहा है कि यस, एवरी रूरल वुमेन मस्ट एक्वायर कंप्यूटर नॉलेज टू एक्सेलरेट हर लाइफ एंड इट्स पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है? बोल क्या रहा है आर्गुमेंट में कि अगर हम लोग हर एक वुमेन को कंप्यूटर नॉलेज देते हैं तो उस वो उनके लाइफ को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये हम इस तरह से हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट कर पाएंगे। आपने आर्गुमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, तो ये डेफिनेटली आप देखोगे तो आर्गुमेंट हमारे गिवन स्टेटमेंट के फेवर में है। उसके पॉजिटिव में बोला जा रहा है कि हाँ डेफिनेटली फ्री एजुकेशन से हमें ये बेनिफिट होगा वुमेन को कि उनके लाइफ में चेंजेस होंगे, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो आर्गुमेंट वन डेफिनेटली ये सपोर्ट में है, फेवर में है, तो ये सही हो जाता है। दूसरा आर्गुमेंट पढ़ते हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या बोल रहा है? नो, women who are interested in it they will learn on their own, there is no need to take mandatory schedule। दूसरा बोल रहा है नहीं, वुमेन जिनको जिनको इंटरेस्ट है उन्हें ये खुद सीखना चाहिए, इस तरह का प्रैक्टिस मतलब फ्री एजुकेशन मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं दूसरे आर्गुमेंट की, तो यहाँ पे इसने यूज किया है मैंडेटरी। स्टेटमेंट में कहीं भी चीजें मैंडेटरी नहीं बोला जा रहा, फ्री एजुकेशन बोला जा रहा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रूरल वुमेन। जिन्हें विश है सीखने का वो सीख सकती है, जिन्हें नहीं है नहीं है, जिन्हें नहीं सीखने का मन है वो नहीं सीखेंगे। मैंडेटरी किसी भी तरह का स्टेटमेंट में यूज नहीं होने की वजह से स्टेटमेंट जो हमारा आर्गुमेंट टू है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर जाए तो किसी भी फ्री कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ पे मैंडेटरी नहीं बोला जा रहा है। जिन्हें सीखना है वो सीखे, बट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। ठीक है? फ्री एजुकेशन का बात हो रहा है बट नॉट मैंडेटरी, तो इसके वजह से आर्गुमेंट टू गलत हो जाता है। आर्गुमेंट वन जो सिर्फ करेक्ट है, तो ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल कंप्लीट द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आपको 3 दिया हुआ है, कौन सा अगला आएगा क्वेश्चन फिगर के जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे ऑप्शन फिगर जो गिवन है उससे, ये फाइंड आउट करना, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सर्वी फिगर को देख लेते हैं क्या चीजें हो रहा है चेंजेस। अगर मैं बात करूं पहले और दूसरे फिगर की, तो अगर आप इस वाले जो फिगर है उसे आप देखोगे तो ये एक्चुअली क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेट होके यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ये आपका जो पोर्शन है, ये वाले पार्ट को आप देखो, ये यहाँ पे है, अगले में ये ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट में क्या होगा, इधर आ जाएगा। और नीचे वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज में अभी रोटेट होके इधर आया, फिर ये इधर गया, इट मीन्स कि ये कहीं इधर आएगा, मतलब ये पोर्शन क्या होगा, इधर आएगा। अगले हमारे जो भी फिगर क्वेश्चन मार्क में आएगा, ये वाला पार्ट इधर होगा, ये पार्ट एज इट इज होगा, बट ये जो पार्ट है ना वो इस जगह पे होगा। अब आप देख लो ऑप्शन फिगर में कहाँ पे है, ऑप्शन फिगर जो है ए है, डेफिनेटली उसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फिगर ए, जो कि ए में प्रेजेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। जैसे मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाओ, काफी इजी होता है। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या बोला, ऑल फ्रूट्स आर कैट्स। ठीक है? फ्रूट्स है, ऑल फ्रूट्स आर कैट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल लायंस आर कैट्स, मतलब लायंस कहीं इधर अंदर में है। इसके वजह से क्या है, ये हमारा दोनों स्टेटमेंट हमने बना लिया है उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम। ऑल लायंस आर कैट्स, ये बन गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट।
ऑल फ्रूट्स आर कैट्स, इनके बीच में कोई भी रिलेशन मेंशन नहीं है कोई स्टेटमेंट में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम फ्रूट्स आर लायंस, फ्रूट्स एंड लायंस का जैसे मैंने अभी बताया कोई भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होने की वजह से ये गलत हो जाता है। सम कैट्स आर लायंस, सम कैट्स आर लायन, डेफिनेटली अगर ऑल लायंस कैट्स है तो ये हमारा कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा और ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 फिगर दिया हुआ है, हमें देखना है और हमारे क्वेश्चन फिगर की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना। अगर आप बात करो पहले और दूसरे फिगर की, तो ये जो हमारा एरो था इस डायरेक्शन में था, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे में दे दिया गया। इसी तरह अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो डेफिनेटली चौथे में ये जो एरो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि हमारे फिगर बी में प्रेजेंट है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न मैंने बता दिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन 19 जो क्या बोल रहा है कि रीड द, यहाँ पे आपका आर्गुमेंट दिया हुआ है, एजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। आर्गुमेंट पढ़ना है, एजम्पशन पढ़ना है, कौन सा फॉलो करेगा वो हमें देखना है और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आर्गुमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। मैनेजर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक लॉन्ग पर्सनल कॉल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, मैनेजर रिक्वेस्ट कर रहा है अपने सभी एम्प्लॉय से कि अगर आप वर्किंग आवर में है तो अपने पर्सनल कॉल को मत करें। ठीक है, लॉन्ग पर्सनल कॉल मतलब लंबा पर्सनल कॉल नहीं करें, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग एजम्पशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। एजम्पशन बोल रहा है मोस्ट एम्प्लॉय विल कंप्लाई विद द मैनेजर्स रिक्वेस्ट। एजम्पशन वन हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या बोला, मोस्ट एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू मेक लॉन्ग पर्सनल कॉल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। यहाँ पे हमने दोनों एजम्पशन पढ़ा, तो एजम्पशन टू की मैं जहाँ तक बात करूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मोस्ट एम्प्लॉय जो है वो अपने वर्किंग आवर में लंबा पर्सनल कॉल जो है करते हैं, बट यहाँ हमारे गिवन आर्गुमेंट में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, जिसके वजह से एजम्पशन टू गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि डेफिनेटली अगर कोई हायर पोजीशन के बंदे मैनेजर अपने एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए एजम्पशन वन में सेम एज इट इज़ यही मेंशन्ड है कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो मैनेजर रिक्वेस्ट है उसे फॉलो करने के चांसेस है, इसलिए एजम्पशन वन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आर्गुमेंट और एजम्पशन पढ़ा, आर्गुमेंट में हमने देखा कि मैनेजर रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि पर्सनल कॉल मत किया करे वर्किंग आवर में। इसका रीज़न क्या हो सकता है, मैनेजर जो हायर पोजीशन है डेफिनेटली एम्प्लॉइज़ उसे फॉलो करेंगे एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये वन ऑफ द रीज़न है जो कि हमारे एजम्पशन वन में मेंशन्ड है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। एजम्पशन टू इसलिए हमने नेग्लेक्ट किया क्योंकि ये चीज़ें मेंशन नहीं है आर्गुमेंट में, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन टू में बोल रहा है कि एम्प्लॉय जो है पर्सनल कॉल करते हैं वर्किंग आवर्स में, बट चीज़ें क्लियर नहीं मेंशन होने की वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से ऑप्शन ए जो एजम्पशन वन फॉलोज करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है, सिलॉग का क्वेश्चन है, बट डायग्राम बनाना होगा एंड हमारा आंसर काफ़ी इजीली आ जाएगा। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, ऑल बसेस आर ट्रेन्स, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ऑल बसेस आर ट्रेन्स। दूसरा बोल रहा है सम ट्रेन्स आर बाइक्स। ये हमने गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना लिया। बस और बाइक के बीच में अभी तक कोई भी रिलेशन मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम बाइक्स आर बस, जैसे कि मैंने बोला स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। सम बाइक्स आर बसेस, ये भी गलत हो जाएगा। सम बाइक्स आर ट्रेन्स, डेफिनेटली बस और बाइक और ट्रेन के बीच में ये मेंशनड है रिलेशन, इसकी वजह से ये सही हो जाता है। सम ट्रेन्स आर बसेस, हमारा जो पहला ही स्टेटमेंट है ऑल बसेस आर ट्रेन, इसकी वजह से जो कंक्लूजन 4 है ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंक्लूजन 3 एंड 4 फॉलोज करता है, जो कि सी में प्रेजेंट है। ओनली कंक्लूजन 3 एंड 4 फॉलोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे एज इट इज मैंने बोला, जो चीज़ें मेंशन नहीं है उसे हमें करेक्ट नहीं मानना है, एज्यूम नहीं करना है। मेंशन होंगी स्टेटमेंट में तभी वो करेक्ट होगा। इसके ही वजह से कंक्लूजन 1 एंड 2 जो है गलत हो गया था, क्योंकि बस और बाइक के बीच में कोई भी रिलेशन मेंशन नहीं था। बाइक और ट्रेन के बीच में रिलेशन मेंशन था, ट्रेन और बस के बीच में रिलेशन मेंशन था, जिसकी वजह से कंक्लूजन 3 एंड 4 करेक्ट हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन फिगर डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। 4 फिगर गिवन है, चारों में आपको देखना है कौन सबसे अलग है, वो फाइंड आउट करना है। अगर आप बात करो यहाँ पे जैसे येलो पेंसिल की, तो इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन एज इट इज सेम है।
ग्रीन पेंसिल की बात करो तो इसका डायरेक्शन हर एक फिगर में सेम है, ब्लू पेंसिल के भी सेम है। बट अगर मैं बात करूँ पिंक पेंसिल की तो 1 2 3 ये तो सेम है, बट ये जो चौथा पिंक पेंसिल है ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, जिसके वजह से फिगर ए जो है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग है ड्यू टू पिंक पेंसिल। पिंक पेंसिल का यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डेफिनेट सबसे अलग है अदर 3 डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अब फिगर ए सबसे अलग है, ऑप्शन सी में मेंशन्ड है। आप ऑप्शन को करेक्टली मार्क किया करो जब भी आंसर फाइंड आउट करते हो, अदरवाइज करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के बाद भी गलत हो जाए तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑप्शन फिगर मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द क्वेश्चन फिगर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है सबसे सिमिलर, मतलब हमारे जो ऑप्शन फिगर में है एज इट इज किस में क्वेश्चन फिगर के जैसा डायग्राम है। डायरेक्शंस अलग हो सकते हैं बट डायग्राम सेम होना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे चारों डायग्राम को तो सिर्फ आपको ऑप्शन डी ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन फिगर को इसने क्या किया है, रोटेट कर दिया है, और रोटेट करने के बाद जो हमारा जो ऑप्शन फिगर डी में प्रेजेंट है वो एज इट इज डायग्राम आ जाएगा। ऑप्शन सी ए बी सी जो है आपको ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको डायग्राम मैच करवाना है। ठीक है, आप इधर उधर रोटेट कर सकते थे इस क्वेश्चन में, तो इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह करना है, डायग्राम मैच कराओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हर एक सिंबल को मैथमेटिकल सिंबल से, साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसे हमें यहाँ पे पुट करना है एंड इसका जो भी आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो 25 इस सिंबल को यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया है प्लस साइन से, देन 90, देन डॉलर को रिप्रेजेंट किया डिवाइड से, देन इसे किया है माइनस से। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ये सॉल्व होके आएगा 10, इट मीन्स कि 25 प्लस 10 माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 मीन्स 27। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बॉड मास हो, कैलकुलेशन हो, उसे आपको सही करना होगा, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आपका गलत भी आ जाएगा इतने इजी क्वेश्चन में भी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द अबव फिगर। यहाँ पे क्या डायग्राम दिया हुआ है आपको, इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको सबसे कम से कम स्ट्रेट लाइन कितनी जरूरत है। अगर यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, पहले हम लोग हॉरिजेंटल देखते हैं कि कितने स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट है। तो हॉरिजेंटल की मैं बात करूँ तो 1 2 3 3 डायग्राम है। वर्टिकल की मैं बात करूँ तो वर्टिकल यहाँ पे आपको 0 है। इंक्लाइंटेड लाइन की कितने स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट है, तो मैं बात करूँ 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हो गए? 7, जो ऑप्शन बी में प्रेजेंट है 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर इमेज हमें बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वाटर इमेज डेफिनेटली। ठीक है, इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो कि ये जैसे ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे मिरर इमेज मिरर एज्यूम करो, और जो कॉन्सेप्ट है मिरर का उसे इम्प्लीमेंट करो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर ऑप्शन एलिमिनेट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट में जैसे डबल फोर प्रेजेंट है, ऑप्शन ए में एज इट इज प्रेजेंट है। ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो एज इट इज डबल फाइव प्रेजेंट है, ऑप्शन डी में भी प्रेजेंट है। इट मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट किया, आप मिरर एज्यूम करके जो भी कॉन्सेप्ट है आप लगाओ, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एल। ठीक है, डब्ल्यू जो है एल की डॉटर है। यू इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, हस्बैंड, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब क्या बोल रहा है? के इज द हस्बैंड ऑफ एल। ठीक है, के जो है हस्बैंड है, एल इट मीन्स की वाइफ होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब बोल रहा है यू और के बीच का रिलेशन। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी डॉटर डब्ल्यू है, तो यू कौन होगा? दामाद होगा, इट मीन सन इन लॉ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैट को इसने कोड किया है बी जेड एस से, बी यू एन को कोड किया है ए टी एम से,
फिर हमें फाइंड आउट करना है SING से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको पोजीशनल वैल्यू पता है तो आप काफ़ी कम टाइम में बना लोगे। जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे -1 अगर C से करते हैं तो B आएगा, A में -1 करते हैं तो Z आएगा, T में -1 करते हैं तो S आएगा। यहाँ पे भी -1 करते हैं तो A आएगा, U से भी -1 करते हैं तो T, N से भी -1। तो इसी तरह अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R, I से -1 करोगे तो आ जाएगा H, N से -1 करोगे तो आएगा M, G से करोगे तो आएगा F, जो कि ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RHMF। ठीक है, सिर्फ -1 हो रहा था। पोजीशन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर लोगे बहुत ही कम टाइम में। तो यही इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग से 27 ही आए थे जो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे ऑलरेडी पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर डिस्कस किया हुआ है, वो हमारे सरकारी परीक्षा के जो यूट्यूब चैनल में है, प्लेलिस्ट में एडेड है। आप उन्हें भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे किन-किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस टॉपिक में भी हमने देखा कि स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये सब कॉमन टॉपिक है। इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। हमारे सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ ग्रुप डी का। थैंक यू।